नमस्कार। आज 8वीं के इतिहास को हम शुरुआत करेंगे। जैसा कि हम सभी को विदित है, 8वीं का जो पहला इतिहास का प्रकरण है हमारे अतीत, कैसे, कब, कहां, 3 प्रश्न है। 3 प्रश्नों में किसी भी भाग का, किसी भी देश का, किसी भी स्थान का हम इतिहास जान सकते हैं, पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। कहीं का भी इतिहास यदि हमें जानना है तो मात्र 3 प्रश्नों में हम जान सकते हैं। वो है कैसे, जो भी घटना हो चुकी है वो कैसे हो चुकी है, कब हो चुकी है, इस विषय उसके लिए महत्वपूर्ण है। और तीसरा है कहां पे घटी है। और इस प्रकार से हम 3 ही प्रश्नों में हर इतिहास के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आज वैसा ही हम और एक प्रयास करेंगे और वो आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत यहाँ पे हम करने वाले हैं। कैसे, कब, कहां। और इस प्रकरण के तौर पर हम जो उद्देश्य देखने वाले हैं वो इस प्रकार से, इस प्रकरण में हम सबसे पहले देखेंगे तारीखों का महत्व। कौन सी तारीखें महत्वपूर्ण होती है, क्यों महत्वपूर्ण होती है। इतिहास का वर्गीकरण हम देखेंगे कि किस किस पद्धति से इतिहास को हम विभाजित कर सकते हैं। इतिहास इन वर्गीकरण के अलावा हम और एक महत्वपूर्ण बात देखेंगे, वो अवधियां कैसे तय की जाती है। औपनिवेशिक शासन व्यवस्था क्या है, क्या होती है, इसके बारे में हम जानकारी देखेंगे। इतिहास को जानने की पद्धति को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। आधुनिक काल में जो विविध प्रकार से सर्वेक्षण अंग्रेजों ने शुरुआत किए थे, उन सर्वेक्षण के बढ़ते महत्व के संदर्भ में भी हम यहाँ पे जानकारी देखेंगे। और उसके साथ साथ विविध प्रकार की जो रिकॉर्ड्स, उससे हमें क्या पता नहीं चलता है। कुछ बातें पता चलती है, कुछ नहीं पता चलती है, तो उसके लिए विकल्प हमारे पास क्या है। इस प्रकार से हम इस प्रकरण में जानकारी देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखेंगे तारीखों का क्या महत्वपूर्ण है। क्या सभी तारीखें महत्वपूर्ण होती है? यदि होती है तो कौन सी महत्वपूर्ण होती है? तारीखें वही महत्वपूर्ण होती है जिनको हम खुद मानते हैं, समझते हैं। अब जैसे कि एक छोटे से उदाहरण के तौर पर हम यहां पे शुरुआत करेंगे। एक आदमी की जन्म तिथि उसके जीवन में महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन वही जन्म तिथि का दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ भी संबंध नहीं होता है। यानी एक विशिष्ट घटना, हम जब उस घटना का संबंध उस तारीख के साथ जोड़ देते हैं तब वो तारीख महत्वपूर्ण हो जाती है। अन्यथा इतिहास में तारीखों का अन्य कुछ भी महत्व नहीं है। अब जब हम घटनाएं देखेंगे तो उस घटना के, जैसे कि हम मान लीजिए कि हम शिवाजी महाराज का इतिहास देख रहे हैं, तो शिवाजी महाराज के जीवन में जो जो भी घटनाएं महत्वपूर्ण होती है वो घटना किस तारीख को घट चुकी है, इस प्रकार से वो तारीख महत्वपूर्ण बन जाती है। यदि हम अकबर बादशाह का इतिहास देखेंगे तो अकबर बादशाह के जीवन में जो जो भी तारीखें महत्वपूर्ण होती है, उन तारीखों का संबंध शिवाजी के इतिहास के तारीखों के साथ कुछ भी संबंध नहीं होता है। और इस कारणवश जब हम इतिहास देखने की दृष्टि बदलते रहते हैं तो ऐसे समय में तारीखों का महत्व भी बदल जाता है, तारीखें बदल जाती है। और इस कारणवश वही तारीखें महत्वपूर्ण होती हैं हमारे लिए कि उन तारीखों को कुछ न कुछ घटना घट चुकी है। वो घटनाएं महत्वपूर्ण होती है, वो तारीखें महत्वपूर्ण होती है जिन घटनाओं के साथ वो तारीखें जुड़ी होती है। अन्यथा तारीख और घटना जब तक हम जोड़ेंगे नहीं, किसी भी तारीख का महत्व यहाँ पे नहीं होता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन सी तारीखें महत्वपूर्ण होती है, वो ऐसी कुछ घटना जहां पे, जैसे हम अंग्रेजों का इतिहास इस साल देखेंगे, रॉबर्ट क्लाइव का जीवन, उसके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण ठराविक घटनाएं जब महत्वपूर्ण बन जाती है, उन घटनाओं के साथ
और इस प्रकार से वो तारीख महत्वपूर्ण बन जाएगी। जैसे यहाँ पे मैंने उदाहरण दे दिया है कि रॉबर्ट क्लाइव का जीवन और शिवाजी का जीवन दोनों भिन्न है और तारीख उनसे घटना महत्वपूर्ण है। जो घटना के साथ तारीखें जुड़ जाती है वही तारीखें महत्वपूर्ण बन जाती है। इस दौरान एक स्कॉटिश अर्थशास्त्रज्ञ भारत में आ चुका था, उसका नाम था जेम्स मिल, और उसने भारत के इतिहास का विभाजन किया। भारत के विभाजन को उसने 3 प्रकार से बांटा: हिंदू इतिहास, इस्लामिक इतिहास और ब्रिटिश इतिहास। सर्वसाधारणतः 650 ईस्वी सन तक के इतिहास को जेम्स मिल ने नाम दे दिया, करार दे दिया हिंदू इतिहास। लगभग उसके बाद यानी 7वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी को उसने नाम दे दिया इस्लामिक इतिहास, और तीसरा महत्वपूर्ण जो था 17वीं शताब्दी के बाद का, उसको उसने नाम दे दिया ब्रिटिश इतिहास। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें ये थी, इसका कारण यह था कि 7वीं शताब्दी तक जो भी इस देश में राजा थे, ज्यादा तौर पर राजाओं का जो दबदबा था, ज्यादा तौर पर राजाओं का जो धर्म था हिंदू, और इसके कारण इस इतिहास को उसने नाम दे दिया था हिंदू इतिहास। इसके साथ साथ उसने और एक दूसरा 7वीं से लेकर 17वीं शताब्दी भारत में विविध प्रकार के इस्लामिक आक्रमण हो चुके थे, और इस वक्त मध्य भारत में या भारत के मध्यवर्ती सत्ता में शासित इस्लामिक शासक ज्यादा तौर पर थे, और इसके कारण उसने उस इतिहास को नाम दे दिया इस्लामिक। और 17वीं शताब्दी के बाद भारत में ब्रिटिशों का दबदबा बढ़ गया, और इसके कारण उस इतिहास को उसने नाम दे दिया था ब्रिटिश इतिहास। लेकिन समस्या वही है, सबसे महत्वपूर्ण समस्या यह है कि क्या इस प्रकार से हम इतिहास को वर्गीकृत कर सकते हैं? इसमें काफी सारी समस्या। सबसे पहली समस्या उसमें यह हो सकती है कि किसी भी शासक के धर्म के आधार पर क्या हम इतिहास को बांट सकते हैं? कतई नहीं, क्योंकि जब एक आधा राजा वहां पे है, उसका विशिष्ट धर्म है, तो उस वक्त बहुसंख्यक कौन से धर्म के हैं वो भी देखना आवश्यक है। मात्र राजा का धर्म इतिहास का निर्णायक नहीं हो सकता है। यहां पे सामान्य जनता का कतई विचार किया नहीं गया है, क्योंकि सामान्य जनता कौन से धर्म की है। जैसे कि मध्यकाल में राजा बहुत साल तक इस्लामिक जरूर थे, लेकिन उनके साथ साथ भारत में कई सारे अन्य धर्मीय, विशेष तौर पर हिंदू धर्मीय भी राजा कई सारे थे। उससे भी महत्वपूर्ण बात कि लगभग 80 से 90% जनता जो थी वो हिंदू थी, और इसके कारण केवल राजा के धर्म के कारण क्या हम ये उचित कह सकते हैं कि उस पूरे कार्यकाल को हम इस्लामिक इतिहास से मानेंगे? हिंदू इतिहास की भी उसी प्रकार से बात आ जाती है कि प्राचीन काल में धर्म के आधार पर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, वहां पे उसके साथ साथ हिंदू धर्म के साथ यहाँ पे बौद्ध धर्म था, जैन धर्म था, और इनके अलावा भी भारत में कई सारे यूरोपियन लोग यहाँ पे आते थे। तो क्या यह उचित है कि हम धर्म के आधार पर उसको बांटें? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि एक साथ सभी धर्मों का अस्तित्व इतिहास में हर समय रहा है, चाहे वो प्राचीन भारत हो, मध्यकालीन भारत हो या आधुनिक कालीन भारत हो। और ब्रिटिश इतिहास कहने की तो कुछ आवश्यकता ही नहीं हो सकती है, क्योंकि 17वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक पूरे भारत में कतई अंग्रेजों का कब्जा नहीं था। यहां तक कि 19वीं सदी में भी, चाहे उन्होंने अलग अलग योजना के तहत अपना राज्य बचा के रखा होगा, अंग्रेजों का प्रभुत्व हो सकता है, लेकिन अपना राज्य उन्होंने अलग रखा था। ऐसे कई सारे राजा इस देश में थे,
और इसके कारण हम ये कतई नहीं कह सकते हैं कि धर्म के आधार पर इतिहास का वर्गीकरण किया जा सकता है। हम यहाँ पे और एक बात देखेंगे कि अवधियां कैसे तय की जाती है। अवधियां इसका मतलब क्या है? अब जैसे कि एक आधी घटना हम उसकी विशिष्ट तारीख बता नहीं सकते हैं। भारत में अंग्रेज आ चुके हैं, हम इसकी ईस्वी तारीख बता सकते हैं। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आ गए सन 1498, अंग्रेज आ गए सन 1600। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती है कि जहां पे हम तारीख नहीं बता सकते। अब जैसे कि अंग्रेज जब भारत में आ चुके तो अंग्रेजों ने हमें चाय पीने की आदत लगाई, लत लगाई। क्या हम ये बता सकते हैं कि कौन से दिन, कौन से तारीख से भारतीयों ने चाय पीना आरंभ कर दिया? यानी ये बात तो उस प्रकार से हो चुकी कि भारत में अंग्रेज आ गए और एक विशिष्ट तारीख को उन्होंने पूरे देश भर में चाय बांटना शुरू कर दिया और भारतीय लोगों ने चाय पीना शुरू कर दिया। लेकिन ये संभव नहीं है। तो ये घटना इस प्रकार से घट चुकी होगी कि भारत में अंग्रेज आ गए, धीरे धीरे उनको असम की चाय की टेस्ट पता चल गई। उसके बाद उन्होंने अपने आप में चाय देना और लेना शुरू कर दिया। उसके कुछ दिनों के बाद उन्होंने कुछ लोगों को चाय पिलाई। भारतीय लोग उनकी तरफ देखकर कुछ भारतीय लोग चाय पीने लगे और फिर धीरे धीरे भारत में चाय का प्रचलन बढ़ गया। अब ये समय कौन सा है एक तारीख से नहीं बता सकते, लेकिन एक समय से दूसरे समय तक इस प्रकार से एक लंबे समय का अंतराल, इसको हम कह सकते अवधि। क्योंकि एक आधी विशिष्ट घटना होने में जो एक विशिष्ट कालावधि लगता है उसको हम कहते हैं अवधि। अब इस प्रकार की घटना एक महत्वपूर्ण बात इसके बाद औपनिवेशिक शासन व्यवस्था क्या है। भारत में जब अंग्रेज आ गए तो अंग्रेजों ने पूरे भारत को इस प्रकार से अपने कब्जे में ले लिया था कि धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, इन प्रकार से सभी समाज के विभिन्न घटकों के ऊपर उन्होंने अपना वर्चस्व प्रस्थापित कर लिया। और ऐसे वर्चस्व को ही कहा जाता है औपनिवेशिक शासन व्यवस्था। अब जैसे कि अर्थ व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, समाज व्यवस्था, स्थानीय व्यापार, उद्योग, इन सभी के ऊपर जब अंग्रेज आ चुके थे तो उन्होंने पूरी तरह से इन सभी के ऊपर अपना वर्चस्व प्रस्थापित किया था। जब इस प्रकार का वर्चस्व उन्होंने स्थापित किया तब जाकर भारत में औपनिवेशिक शासन व्यवस्था कायम हो पाई थी। यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ पे बोलचाल, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के मूल्य मान्यताएं, इन सभी के ऊपर अंग्रेजों ने अपना वर्चस्व प्रस्थापित किया। चाहे यहाँ पे जबरदस्ती हो, चाहे वो ऐच्छिक तौर पर हो। आपकी भाषा कौन सी, आपको क्या पसंद है, खाने पीने की चीजों से लेकर पहनावे तक सभी चीजों के ऊपर जब प्रभाव हो जाता है तो ऐसी बात को हम कहते हैं औपनिवेशिक शासन व्यवस्था। और यहाँ पे देख लीजिए कि जब अंग्रेज आ चुके थे तो भारत में अंग्रेजी की शिक्षा उन्होंने देना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे भारतीय लोगों को अंग्रेजी शिक्षा अच्छी लगने लगी और भारतीय अंग्रेजों को अपना लिया, अंग्रेजी को अपना लिया। और आज लगभग 350 साल के बाद भी हम अंग्रेजी को छोड़ नहीं पाए। ये औपनिवेशिक शासन व्यवस्था का एक सबसे दूरगामी और मूलगामी परिणाम हम देख सकते हैं।
ये उसका प्रभाव का एक प्रमुख कारण हम यहाँ पे देख सकते हैं। भारतीयों की पसंद क्या है, नापसंद क्या है, उन सभी पसंद एवं नापसंद के ऊपर वहां का जो शासन है, शासक है, उन शासकों का अधिकार सिद्ध हो जाता है। इसको हम कहते हैं औपनिवेशिक शासन व्यवस्था। और अंग्रेजों ने इस दौरान यहाँ पे औपनिवेशिक शासन पद्धति शुरुआत की थी। यदि हम देखेंगे कि इतिहास को जानना किस प्रकार से हम जान सकते हैं, प्राचीन काल का इतिहास हम जानते हैं, मध्यकाल का भी हम इतिहास जानते हैं। प्राचीन काल में इतिहास के विविध प्रकार के स्रोत थे, लेकिन वो मर्यादित थे। मध्यकाल में भी विभिन्न प्रकार के स्रोत थे, उसमें बढ़ोतरी आ चुकी, लेकिन तुलना में आधुनिक काल में इतिहास के बहुत बड़ी मात्रा में स्रोत है। और इसका कारण क्या है? तो जब अंग्रेज इस देश में आ चुके तो अंग्रेजों का यह मानना था कि सभी की सभी चीजें लिखित रूप में होनी चाहिए। अंग्रेजों का लिखान के ऊपर पूरी तरह से बल था, प्रभाव था, जोर था। अंग्रेज ये मानते थे कि जो भी चीजें होनी चाहिए वो सब कुछ लिखित में होनी चाहिए, और उसके लिए इन सभी लिखित दस्तावेजों को रखने के लिए उन्होंने जगह जगह पे अभिलेखागार या आर्काइव्स स्थापित किए। ऐसे कई सारे आर्काइव्स भारत में स्थापित हो चुके हैं, क्योंकि जो भी लिखित सामग्री, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं एक आधी छोटी सी इंस्टीट्यूट, वहां पे रखने के लिए भी एक आधा स्टोर रूम होता है। तो पूरे देश के या राज्य के डॉक्यूमेंट्स, कागजात रखने के लिए एक महत्वपूर्ण जगह होनी चाहिए जो सुरक्षित होनी चाहिए, और उसके लिए स्वतंत्र प्रकार की इमारतों का निर्माण यहाँ पे हो चुका था, और उस प्रकार से इन्हीं को कहा जाता था अभिलेखागार, यानी जो भी लिखित सामग्री है उनको रखने की जगह। अंग्रेज जब इस देश में आ चुके थे तो अंग्रेजों का यह लगता था, मानते थे कि जिस देश के ऊपर या जिस भूभाग के ऊपर हमें राज्य करना है, उस राज्य को या उस भाग को सही तौर पर समझना चाहिए। यदि जिस भाग में हमें राज्य करना है उसको सही तौर पर नहीं समझेंगे तो राज करना मुश्किल हो जाएगा। और उसके कारण अंग्रेजों ने जगह जगह पे सर्वेक्षण किए। विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण अंग्रेजी के कार्यकाल में शुरुआत हो चुके थे। उनमें से राजस्व सर्वेक्षण था, कर कितना किस प्रकार से कहां से इकट्ठा हो सकता है, उसके ऊपर राजस्व सर्वेक्षण, भूमि सर्वेक्षण, देश के राज्य की कहां पे किस किस प्रकार की भूमि है, वहां पे किस प्रकार के अनाज आ सकते हैं, भूमि का उपजाऊ क्षमता किस प्रकार से, कौन से अनाज के लिए वो भूमि उपजाऊ हो सकती है, उसकी गुणवत्ता कैसी है, मात्रा किस प्रकार से, उसके बारे में अंग्रेजों ने सर्वेक्षण किए। मिट्टी की गुणवत्ता की परख, उसके बारे में भी उन्होंने सर्वेक्षण किए थे। जहां पे भी, यहां तक कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, प्राणी मात्र, इन सभी के ऊपर विस्तृत तौर पर अंग्रेजों ने सर्वेक्षण किए थे। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण स्थानीय इतिहास का उन्होंने सर्वेक्षण किया था, क्योंकि अंग्रेजों को यह डर लगता था कि जहां पे हम जा रहे हैं, और ये बात भी स्वाभाविक है कि लगभग 3000 किलोमीटर दूर से आकर यहाँ पे अंग्रेजों राज कर रहे थे, और यहाँ पे स्थायी राज्य के तौर पर इस पूरे भूभाग को समझना आवश्यक है। भूभाग के साथ साथ यहाँ के स्थानीय इतिहास को भी समझना आवश्यक है, और इसके कारण स्थानीय इतिहास का भी उन्होंने सर्वेक्षण किया था। वनस्पति के सर्वेक्षण, जैविक सर्वेक्षण, वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातत्वीय सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, यानी किस प्रकार के मानव की क्षमता, गुणवत्ता, इस प्रकार के सभी प्रकार के सर्वेक्षण, साथ ही साथ वन सर्वेक्षण, ऐसे काफी सारे सर्वेक्षण अंग्रेजों ने इस देश में आने के बाद, अंग्रेजों ने इस देश में आने के बाद सबसे पहले लोक संख्या की गिनती शुरू करना शुरू
संख्या की गिनती, हालांकि भारत के कुछ राज्यों में इससे पहले भी होती थी, लेकिन अंग्रेजों ने अपने पूरे के पूरे राज्य में लोक संख्या गिनती, इसका कारण ही वही था कि सर्वेक्षण किस प्रकार के लोग इस देश में रहते हैं, जाति कौन सी है उनकी, उनके व्यवसाय कौन से है, जाति व्यवसाय के आधार पर विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण इस देश में हो चुके थे। हमें इतने सारे सर्वेक्षण और इन सभी के बावजूद भी कुछ बातें पता नहीं चलती। अधिकृत रिकॉर्ड से हमें कुछ बातों का पता नहीं चलता है। जैसे कि एखादे सरकारी अधिकारी ने दूसरे सरकारी अधिकारी को एखादा आदेश दे दिया, तो वो आदेश वो सरकारी अधिकारी ने, देने वाले ने क्या अपनी मर्जी से दे दिया है या किसी दबाव के साथ दे दिया है? यदि उसने आदेश दे दिया तो उसकी उसमें दिलचस्पी क्या थी? इस प्रकार की बातें हमें सर्वेक्षण या अधिकृत रिकॉर्ड से पता नहीं चलती है। इसमें सामान्य लोगों की किस प्रकार की भूमिका है, भूमिका रहनी चाहिए, ये भी उसमें से पता नहीं चलता है। सामान्य लोगों की व्यथा राज्य के पास जाती थी या नहीं, ये भी हमें रिकॉर्ड से पता नहीं चलता है। सामान्य लोगों का यहाँ पे किसी भी प्रकार का महत्व एवं मत यहाँ पे निर्धारित नहीं होता था, नहीं वो राज्य के लिए निर्धारित करते थे। जो उच्च अधिकारी है वो अपना तो मत दे देते थे और उसके ऊपर सामान्य कर्मचारियों को उसके ऊपर अमल करने के लिए बोल दिया जाता था, किंतु निम्न कर्मचारी उस आदेश के बारे में क्या सोचते थे, ये हमें सरकारी रिकॉर्ड से पता नहीं चलता है। सरकारी रिकॉर्ड से हमें यह भी पता नहीं चलता है कि निम्न अधिकारी ने उच्च अधिकारी को किस प्रकार का जवाब दे दिया, या उसके बारे में भूमिका क्या थी, या उसके बारे में अपना मत क्या था। हमें सरकारी रिकॉर्ड से ये कुछ भी पता नहीं चलता है। इतिहास जानने के लिए हमारे पास बहुत सारे जो विभिन्न स्रोत है, उसमें से यदि हम आधुनिक इसमें देखेंगे तो विभिन्न प्रकार के इन रिकॉर्ड्स के अलावा हम डायरिया, विभिन्न प्रकार के लोग डायरी लिखे हैं, उन डायरियों को हम देख सकते हैं, परख सकते हैं, जान सकते हैं, पड़ताल कर सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं और इन अध्ययनों के आधार पर हम इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं। ये इतिहास के संसाधनों में एक सबसे महत्वपूर्ण स्रोत के तौर पर हम देख सकते हैं। किसी भी प्रकार के संस्मरण यहाँ पे महत्वपूर्ण होते हैं। कई सारे लोगों ने अपनी अपनी जीवनियां, आत्मचित्र चरित्र, वृत्तांत इस प्रकार से लिखे हैं। कई सारे लोगों ने यात्रा विवरण लिखे हैं। ये यात्रा विवरण भी यहाँ पे महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो इतिहास को हम इस प्रकार से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। यदि हम इस पूरे प्रकरण को देखेंगे कि हम इसमें क्या क्या देखें, तो तारीखों का हमने महत्व देखा है कि कौन सी तारीखें महत्वपूर्ण होती है। जेम्स मिल ने जो इतिहास का वर्गीकरण किया है, उस इतिहास के वर्गीकरण के बारे में हमने पढ़ा है। इतिहास को जानने की पद्धति हमने देखी है, औपनिवेशिक शासन पद्धति को हमने देखा है, और साथ ही साथ सर्वेक्षण को भी हमने यहाँ पे देखा है। एक क्रियाकलाप के तौर पर इस प्रकार की घटनाएं, सर्वेक्षण कौन कौन से और किस प्रकार से किए जाते थे, आप उसकी एक सूची बना सकते हैं।